सर आप लिमिटिंग एजेंट पढ़ा चुके थे सर। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट मैंने पढ़ा दिया था, परसेंटेज यील्ड साथ में दिया था, दोनों को करके क्वेश्चन दे रहा था मैं। ओके अच्छा सर, ओके सर। हाँ, सो यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं? और मैंने लिया 44 grams CO2 is forming. Initially, carbon is provided as 24 grams, while oxygen is given as 44 grams. You can take it as 48 grams. So you have to calculate limiting reagent and as well as percentage yield. You have to calculate both limiting reagent as well as percentage yield. Okay. हो गया सर। हो गया? हाँ। आशीष चैट में आंसर भेज दो अगर हो गया। एक सेकंड। सर भेज दिया। आपका आंसर कितना है लिमिटिंग रिएजेंट का? ओके, मैंने आपसे परसेंटेज यील्ड पूछी, मैंने सबका 1 मोल ये सब थोड़ी पूछा है। मैंने आपसे परसेंटेज यील्ड पूछा है, परसेंटेज यील्ड कितना आएगा। तो कशिश परसेंटेज यील्ड बताओ। सर परसेंटेज यील्ड तो पता ही नहीं है क्या होता है। बताया लास्ट क्लास। नहीं सर, अभी स्टार्ट ही किए थे, क्या वो क्लास खत्म हो गया। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट देखना है तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगा। 24 डिवाइड बाय 12, 48 डिवाइड बाय 32, that is 1.5, that is 1, and here 44 divided by 44, that is 1 mole. Now you have to सर ऑक्सीजन का 1.5 कैसे आ गया? सर वो 2 होएगा 24/12। नहीं सर, वहाँ 2 और वहाँ पे सर ऑक्सीजन का 2 एटम्स है ना ऑक्सीजन का। mass will be 32. यस सर। Molar mass is 32 for O2 molecule. यस सर, समझ। Given mass is 48. So the limiting reagent will be O2. The limiting reagent will be O2. And if limiting reagent is O2 and number of moles of carbon are 2, then what should be the amount of CO2 formed theoretically? Theoretically कितना CO2 बनना चाहिए according to limiting reagent? 1.5 मोल। सर एक बात बताइए सर। हाँ जी बोलो। सर आप पहले बताए थे कि पहले बैलेंस करेंगे तो उससे डिवाइड करते हैं उसका, मतलब वो जो भी मिल किया रहता है। 1 है, जरूरत पड़ेगी तो क्या? सर एक सेकंड सर 24/1 होगा तो सर 1 ही ना होगा सर, तो आप 2 क्यों लिख दिए वहाँ पे? भाई नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते क्या कर रहे हो? हाँ वो तो मास है, नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, ये निकाल दिए 2 और 1.5। अब इनको 1 से डिवाइड कर लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो।
इनको अगर 1 से डिवाइड करूंगा कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। तो सेम रहेंगे, और सेम रहेंगे तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है तो CO2 कितना बनना चाहिए? 1.5 लेकिन बन कितना रहा है? 1 मोल। तो परसेंटेज यील्ड के लिए क्या करूंगा? कितना बन रहा है एक्चुअली डिवाइड बाय कितना बनना चाहिए था थ्योरेटिकली। फॉर्मूला into 100। मैंने लास्ट क्लास लिखवा दिया था, into 100। ये कितना हो जाएगा? 2/3 into 100, 66% शायद। 66.66। समझ आया या नहीं आया? आया आ सर। गया सर। सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सेकंड को आपका एक टेस्ट है, सेकंड को अब सर टेस्ट है। हाँ सुबह शाम सर। वो देखते हैं सर, तो एक बार मैं कंसल्ट करके संजय सर से फिर बता दूंगा टाइमिंग क्या है, लेकिन सर उसमें टेस्ट वाले पोर्टल पे होगा। मेगा एग्जाम्स। हाँ इस पे सर मेगा टेलीग्राम। मेगा एग्जाम्स वाले पोर्टल पे। सर एक से एक निकाल रहे सर, टेलीग्राम तो ठीक था, अब फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेगा एग्जाम्स वेबसाइट है। अच्छा। बाकी सब्जेक्ट्स में दे रहे होगे आप, मैथ और फिजिक्स में? नहीं सर नहीं देते। बाकी लोग देते हैं, तुम नहीं देते तो कोई बात नहीं, बाकी लोग देते हैं। हाँ सर एग्जाम में क्या क्या है सर? अब तक चार जो मैंने कराया है वो है एनसीईआरटी से। मैंने आपको एनसीईआरटी के पर डे 3 पेजेस पढ़ने को कहा था। सर एक और बात पूछना था कि सर वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिल जाएगा कुछ? यार ये वहम निकाल दो दिमाग से, ये आउट ऑफ सिलेबस ही आता है पेपर। हाँ और सर कितने घंटे का पेपर है और कितने क्वेश्चंस आपने बनाया सर? 2 आवर्स का पेपर डिजाइन किया है। सर 50 2 आवर्स सर कम 50 कर दीजिए क्वेश्चंस? सर। 50 सर कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा सर? लोड बढ़ जाएगा, पहला बार टेस्ट दे रहे हैं। कोई बात नहीं। सर संडे और मंडे दोनों दिन लिख सकते हैं ना? हाँ एक बार सर से बात कर लूँ, लिंक कितना टाइम ओपन रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। सो 2 आवर्स का एग्जाम है, 50 क्वेश्चंस हैं, इस टाइप से रहेगा। सर आज तक 2 आवर्स नहीं बनाए 50 क्वेश्चन सर। तो आप बनाओगे? ये जेई मेंस पैटर्न पेपर है। जेई मेंस पैटर्न पेपर है, लेकिन एक्चुअली मैंने नंबर ऑफ अभी न्यूमेरिकल्स कम डाले हैं। तो सर न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी भी होगा? भाई देखना एक बार, हो जाने दो पेपर फिर बोलते हैं। पहले खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो बात करेंगे। न्यूमेरिकल साथ थ्योरी क्या कौन सा होता है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं पैटर्न। पेपर में कब से थ्योरी आने लगा? न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल आएगा। हाँ एक सेकंड सर, थ्योरी तो आता था ना सर, मतलब आता है? नहीं आता है, बहुत बड़े बात। मैं सर कुछ नहीं आता है, छोड़ दीजिए। तो क्यों नहीं पढ़ते? किसी ने मना किया पढ़ने से? क्या थ्योरी? पास नहीं, पढ़ने दो पहले। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, परसेंटेज यील्ड का मैंने बताया था आपको। अब मैं आपको किसी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का मेथड बता रहा हूँ। कोई भी रैंडम आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। ओके, यहां से हम लोग पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस पे चले जाएंगे। ओके तो सबसे पहली चीज है, हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं,
सर ऑर्गेनिक जब करोगे ना तो बता देना, बहुत डर लगता है सर उससे। तुम्हें हर चीज से डर लगता है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, तुम पता नहीं क्या कर रही हो, तुम्हारे समझ में बाहर है। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, बोलना बहुत ज्यादा। टेस्ट का रिजल्ट देखा मैंने, परफॉर्मेंस बहुत खराब है। यस सर। सर मार्क्स नहीं आता टेस्ट में सर। हाँ तो पढ़ते नहीं ना, इस वजह से नहीं आता। बार बार बोल रहा हूँ ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो चीजों को। क्लास चलती रहती है उस टाइम खाली बोलते रहते हो, जब क्लास चली जाती है तो लगता है कुछ नहीं आता। उसी टाइम क्यों नहीं ढंग से पढ़ लेते? थोड़ा ढंग से चलो चीजों को, ऐसे मत करो, खराब हो जाएगा सब। हाँ तो मैं बता रहा था, कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो उस कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला आपके सामने आए तो उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। अब इसके लिए ना पीरियोडिक टेबल की नीड पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल सबको याद है? जितना मैंने 20 तक। जितना सर मैंने मेरे को पूरा याद हो गया। आद्या, इसे पूरा याद नहीं हुआ है। अरे भाई क्यों टाइम पास कर रहे हो, ये तो गलत बात है सबकी। एनसीईआरटी कौन कौन पढ़ रहा है? सर सर एक सेकंड सर, सर हम सारा पढ़ चीज रहे किए हैं हैं सर, आप NCERT। मेरा नाम नहीं लेते सर। मेरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट है पूरा, एनसीईआरटी पढ़ लिए। रुक तो जाओ, NCERT हम भी पढ़े हैं। पढ़े हो? और सर बहुत चीज पढ़े हम और आधे मिलके। मिलेंगे टेस्ट में इस बार, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ। देखते हैं सर, मार्क्स नहीं आता लेकिन मेरे को। सर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व किए NCERT से। सर हम भी किए क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं दिया हूँ मैं, लाइन बाय लाइन उठा के दिया हूँ क्वेश्चन। तब एनसीईआरटी देखते हैं कितना आएगा। हाँ तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, सॉरी एक सर सेकंड, फोकस नहीं है सर। एक सेकंड। हो गया, ओके डन। तो पीरियोडिक टेबल में मैं बाद में पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर देता हूं। मैं आपको एक सेट ऑफ रूल्स लिखवा रहा हूं, उसके थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको समझाई थी कैसे लिख सकते हैं, यस सर। याद है कुछ? यस सर पूरा। Yes, sir। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। साथ साथ आप ये देखिए, पहला सेट ऑफ रूल में पहले चीज जो आपको देखनी है, सेंट्रल एटम डिसाइड करना है। हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम। पहली चीज जो लिखेंगे आप वो लिखेंगे हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम। सर एक और क्वेश्चन था सर। सर वो सैटरडे के दिन संडे को नहीं हो सकता है सर? नहीं, और बोलो। ओके सर। एक से सैटरडे को ही होगा? मैं सर उस दिन तो मेरा फेस्टिवल है सर, पूछ तो दीजिए आराम। सुबह 6 to 8 का, ठीक है सर। उसके बाद देखते हैं। फेस्टिवल तो है लेकिन सुबह कर लेना, फेस्टिवल शाम को है। इतनी मॉर्निंग में कौन सा फेस्टिवल करने जा रहे हो आप? सुबह सुबह आज तो पूरा रात भर जगे हैं सर। तो आज किसने जगने को कहा था? हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम, पहला चीज कैसे डिसाइड करेंगे? क्या चक्कर हो रहा है? सर ये मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही आप पढ़ा रहे हो? मैं इसके अंदर ही पढ़ा रहा हूँ, हालांकि सर आप पूरे जाकूबी की तरह हो सर, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, आप भी वैसे ही हो। मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही। हालांकि आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे करा दूंगा आपको। कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने आए तो उसको कैसे बनाना है और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह सब कुछ कैसे निकालना है। ओके,
ओके सर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको चाहिए, अगर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा तो आपको सारा रटना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, सो पहली चीज है हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करें? इफ एनी एटम बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड और हायर पीरियड इज प्रेजेंट, दैट एटम विल बी सेंट्रल एटम। आपके सामने कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आए तो उसमें अगर थर्ड पीरियड या हायर पीरियड से कोई भी एटम प्रेजेंट है, उसको क्या बोल देंगे? सेंट्रल एटम। थर्ड पीरियड या हायर पीरियड कैसे? मैं एक बार साइड में पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी, सर हाँ जी श्रेया बोलो। HCl में कोई सेंट्रल एटम तो होता नहीं है ना? आएंगे, उस पर भी आएंगे। सेंट्रल एटम वहां पे क्लोरीन को कंसिडर करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन का डायरेक्टली उसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। सर आज भी मेरा फेस्टिवल ही था सर, आज भी आना पड़ा क्लास में। सर आप मेरा नहीं छोड़ रहे हो तो कोई फेस्टिवल में नहीं छोड़ना पड़ेगा सर आपको। अर्ली मॉर्निंग नहीं होता है फेस्टिवल, बात समझो, पागल मत बनाओ मुझे। अरे सब होता है सर, अर्ली मॉर्निंग में तो हम लोग का होता है सब। कुछ नहीं होता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे आज फोन करके पूछेगा सर, नमाज सुबह ही में होता है सर, अर्ली मॉर्निंग। नमाज सुबह 4:10 पे होता है, बेवकूफ मत समझो। एक सेकंड सर रुकिए, वो नमाज नहीं सर, वो तो नमाज वो होता है अलग। वो जो फेस्टिवल का नमाज होता है उसके बाद पढ़ा जाता है सर। छोड़ दिए सर, अब बहस करना बेकार है। क्या बता रहा हूँ मैं? सर सब कुछ वही खाएगा और हम बैठ के पढ़ेंगे। नाइंसाफी है सर मेरे साथ। बोलना कम करो, बोलना कम करो, बोलना कम करो। इतना कौन बोलता है? मैंने आज तक इतना बोलता हुआ कोई नहीं देखा है जितना तुम बोलती हो। हाँ जी, तो ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें थर्ड पीरियड कौन सा होगा? ये वाला पीरियड थर्ड पीरियड होगा। पहला पीरियड होता है हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड पीरियड होता है ये वाला लिथियम वाला। इस पूरे पीरियड को सेकंड पीरियड बोलते हैं। इससे नीचे अगर कुछ भी आ रहा है, कोई भी एटम इससे नीचे वाला दिखाई दे रहा है सेंट्रल एटम में, तो उसको क्या बोल देंगे? सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये इनमें से कोई भी एटम एक दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पूरा रीजन, तो उसको सेंट्रल एटम बोल देंगे सिंपली। अगर इनमें से कोई भी एटम आपको दिखाई देता है तो वो सेंट्रल एटम होगा। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, ये वाले सेंट्रल एटम का काम नहीं करते। ये वाले जो कुछ है ना, वो सेंट्रल एटम का काम नहीं करते। तो आपके पास बचे कितने? सिर्फ इतना पार्ट। ये पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे भी, तो वो सारे सेंट्रल एटम हो जाएंगे। अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये सब कुछ दिखाई देता है, साथ में एक और पीरियड भी ले सकते हो। सर आई के नीचे 80 भी होगा। नहीं लिखूंगा। आर्गन, क्रिप्टोन। सर आप बहुत डीट हो लेकिन। तुमसे ज्यादा नहीं हूं। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, लास्ट वाला भी मैंने लिख दिया है, एक्स। ओके डन। तो मैं यहां पर आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं ClF3। आपको बताना है सेंट्रल एटम क्या होगा। सिंपली सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है हर एक मॉलिक्यूल के साथ। Cl. SF4, SO2F2, SOF4, SF6 और कैंसल हो गया, SO3, SO2,
और आप मेरे यहाँ पे इतना कर लोगे तो उसके बाद लो Xz F4 Xz F6 Xz। सर अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हुआ जिसमें उस पार्ट से 2 एलिमेंट्स आ गया तो फिर क्या करेंगे? उस पार्ट से 2 एलिमेंट आ गया तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम उसको सेंट्रल एटम ले लेंगे। ओके चलिए, तो यहां पर ये सारों में आपको बताना है सेंट्रल एटम क्या होगा। ये सारों में आपको बताना है सेंट्रल एटम क्या होगा। जो भी सेंट्रल एटम हो ना उसके नीचे ऐसे मार्क कर दो। सर हो गया। सर हो गया, तो यहाँ पर सल्फर 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 जीनोन जीनोन जीनोन, यही आया था क्या सबका? ठीक है सर यश श्रेया बोलो। सर ने अभी आपने कहा था कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हमें लेना है। नहीं नहीं सॉरी, अगर 2 एक साथ आ रखे तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को, अगर ज्यादा अच्छा ठीक है निकल सर। गया मुंह से तो गलत है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपके पास सल्फर सल्फर जीनोन जीनोन सब मेरे ख्याल से सेट हो गया होगा। अब ऐसे केस में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें? सेंट्रल एटम तो सेलेक्ट हो गए, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, सिंपली देखना है कि हर एक एटम की वैलेंसी कितनी होगी। मतलब अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 होती है, जबकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। जितने बॉन्ड वो नेचुरली बनाता हो उतने बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ बना देने हैं। ऑक्टेट का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, Clf3, तो क्लोरीन लिया मैंने, मुझे पता है हर एक फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये 3 फ्लोरीन मैं साइड में लिख देता हूँ। 3 फ्लोरीन एटलीस्ट मेरे पास जुड़ने चाहिए इस एक फ्लोरीन के साथ। तो मैं क्या करूंगा, 3 फ्लोरीन इसके साथ जोड़ दूंगा, एफ एफ एफ, और फिर मैं देख लूंगा कि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। क्लोरीन के पास ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाले में जा रखा है, तो मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में? 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के पास ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन देख पाएंगे कितना इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिए, क्योंकि हर एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ने यहां पे बॉन्ड बना लिए और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। ओके, सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर लिख देना है, ज्यादा पंगे लेने की जरूरत नहीं, इतना कर सकते हो। हेलो, यस सर। यस ये टेबल ड्रॉ जरूर कर लेना क्योंकि ये लगातार यूज होगी, इसमें पीरियोडिक टेबल लगातार यूज होगी। अभी जब मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसमें पीरियोडिक टेबल लगातार यूज होगी और मैं बोर्ड से हटाने जा रहा हूँ इसके बाद। तो इतना जितना किया है वो ड्रॉ कर लो और ये सब कुछ बनाने की कोशिश करो। मैं एक XeO2F2 और बता देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना। यहां पर XeO2F2 में सेंट्रल एटम जीनोन हो गया और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब 2 ऑक्सीजन है, हर एक डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन की अगर रिक्वायरमेंट है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन कैसा बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो XeO2F2 बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, फ्लोरीन फ्लोरीन, कितने बॉन्ड बन गए? 2 4 6 बॉन्ड इसके पास बन गए, टोटल मिला के 6 बॉन्ड्स बने हैं। अगर 6 बॉन्ड्स बने हैं तो मैं क्या करूंगा उसके जस्ट बाद? पहले काउंट करूंगा कि जीनोन में इलेक्ट्रॉन्स थे कितने। यहाँ पे जीनोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में। जीनोन में आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 बॉन्ड बन गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बच गए हैं। इनको ऐसे दिखा दूंगा, ओके। ऐसे ये सारे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, ट्राई करो। सर सर CH4 में मीथेन में हाँ मीथेन में हम लोग मतलब मीथेन में से 4 हाइड्रोजन चाहिए हाँ CH4 और कार्बन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम उसमें लोन पेयर क्यों नहीं दिखाते हैं? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है? 4 होता है। सॉरी सर, सॉरी। आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे और आउटर मोस्ट शेल ग्रुप नंबर से निकल के आता है। सर एक और डाउट था। हाँ सर आपने से जीनॉन का जो स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ जो मैंने बनाया था उससे डिफरेंट है, हाँ। जैसे पता कैसे चलेगा कि स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा? ज्योमेट्री एग्जैक्ट नहीं ली है मैंने, सिर्फ जो उसका अरेंजमेंट है ना एटम हाँ। बॉन्ड्स का, सिर्फ वो दिखाया है। ज्योमेट्री एग्जैक्ट लेना, केमिकल बॉन्ड्स दिखाएंगे, यहाँ सिर्फ इतना कि बॉन्ड्स कैसे बनेंगे। अच्छा सर। यहाँ पे क्योंकि मेरे को सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकल के आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है श्रेया? यस सर। ठीक है, तो ये सब आप करके दीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं साथ साथ आपको सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा। जैसे ही हो जाए सब लोग बता देना एक बार।
किसी का स्ट्रक्चर कुछ अलग आए तो बता देना। सर ClF3 के जो नीचे है वो SF4 है या SF1 है? SF4 है। अच्छा, सर हाँ श्रेया, सर आपने SO2 का स्ट्रक्चर नहीं दिया था शायद। SO2 का नहीं दिया क्या? दे रखा है SO2। अच्छा हाँ, बनाया मैंने। हो गया सर, सारे सही हैं। सब ठीक है, बाकी लोग बता दो एक बार। बाकी लोग। हाँ सर हो गया। सब ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। हो गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट सर ये चीज की बुक में है? नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। बुक में आपको बहुत बड़े बड़े चीजें बता देंगे, पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा देंगे, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कैसे। सर जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उसका कुछ नाम था ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ बॉन्ड, लेकिन बॉन्डिंग आएगी तब। अच्छा, हाँ, सो नेक्स्ट थिंग इज PCl3, PF3, PF5, PCl5, और आप कौन सा लोगे? SbCl5, and NF3, हो गया। Si, F6 या F4 करो अभी। Si, F4, ये सब और ड्रॉ करो। ये सब कुछ भी ड्रॉ करना है। ये एक बार आप करो फिर बोलो। सर आप लास्ट में क्या लिखे हैं? SbCl5। SbCl5। ओके सर।
हुआ वही। सेम आ रहा हो तो एक बार मैच कर लो, नहीं आ रहा हो तो एक बार बता दो। सर आपने PF3 का नहीं बनाया। PF3 का नहीं बनाया, लीजिए। सर आपने वो पी के ऊपर सर्किट टाइप का क्या लगाया है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में। हाँ सर। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना के हम लोग दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं लोन पेयर। अच्छा सर, ये ओके। रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, उनको पेयर में दिखाया जाता है। सर आपने नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सुना? हाँ सुन लिया। सो उसमें अब 10th में बोर्ड्स नहीं होगा ना? अच्छी बात है ना। लेकिन बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि न्यूज़ चैनल में बोल रहे हैं कि बोर्ड्स नहीं होगा और वही वेबसाइट पे बोल रहे हैं कि मतलब ndtv.com पे कि बोर्ड्स होगा कभी भी। हो जाने दो क्लियर, कुछ टाइम लगेगा, सब कुछ आ जाएगा बाहर। ठीक है। नेक्स्ट इज, यहां तक हम लोगों ने सीखा कि सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है तो क्या करें। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, अभी वहां पर जाते हैं कि सेंट्रल एटम बिलोंग टू सेकंड पीरियड में क्या करना है। तो मैं आपको कुछ और बोल रहा हूं। पहली बात मैंने क्या किया था, सेंट्रल एटम के लिए क्या करना है, कोई भी एक ऐसा एटम ढूंढना है जो थर्ड पीरियड या हायर पीरियड से बिलोंग करता हो। इफ नो सच एटम इज प्रेजेंट, इन दैट केस लिख लो, इफ नो सच एटम इज प्रेजेंट, if no such atom is present, in that case, one second. If no such atom is present, in that case, choose atom with the lowest electronegativity as central atom. If no such atom is present, in that case, choose atom with the lowest electronegativity as central atom. Hydrogen will never act as central atom. हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा, ना एल्कली मेटल सेंट्रल एटम होगी। एल्कली मेटल आपको मैंने बताया शुरुआत में, ये पोर्शन जो पहला दूसरा ग्रुप है वो सेंट्रल एटम का काम यूजुअली नहीं करते हैं। कुछ कुछ जगह सेकंड ग्रुप करता है लेकिन फर्स्ट ग्रुप तो कभी नहीं करेगा। ओके, हाँ। Can you repeat this sentence, sir? If no such atom is present which belong to third period, or no such atom is present which belong to third period or higher period, in that case choose atom with lowest electronegativity as central atom. Choose atom with lowest electronegativity as central atom. Okay. इतना, इन सब में वापस से सेंट्रल एटम चूज करना है, बताना क्या क्या होगा।
सर तो मतलब हम लोग सेकेंड ग्रुप से भी ले सकते हैं एज ए सेंट्रल एटम। हाँ, और अगर एक फॉर्मूला में दोनों फर्स्ट ग्रुप का हो गया फिर? फर्स्ट ग्रुप क्या क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम, क्या हो सकता है? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। हीलियम तो कोई मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है। सर फर्स्ट ग्रुप थोड़ी ना हो, तो फर्स्ट पीरियड हुआ ना। फर्स्ट हाँ पीरियड। क्या बोल रहे हो? दोनों फर्स्ट ग्रुप के हो गए। अब दोनों फर्स्ट ग्रुप में क्या करेंगे? दोनों को बीच में डायरेक्टली एक बॉन्ड बना देंगे, जैसे KH है, पोटाशियम हाइड्राइड, KH, पोटाशियम और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड। मतलब उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अगर आपके सामने KH आ गया या NH आ गया, हालांकि ये आएगा नहीं, NaH आ गया, ये सब आपके सामने आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो सिंपली दोनों बीच में एक बॉन्ड बना दो, क्योंकि दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। मल्टी एटम सिस्टम के अंदर ही दिक्कत आएगी सेंट्रल एटम की। अगर दो ही एटम है तो दोनों बीच में एक बॉन्ड बनाना है। समझे मेरी बात? हेलो, सर हाँ आद्या। श्रेया सर, हाँ, श्रेया फिर इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। हाँ याद है पर टेबल 2.1। हाँ। तो खैर इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। इसमें से सेंट्रल एटम क्या क्या होंगे? यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम है, यहाँ ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहाँ बोरोन सेंट्रल एटम है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन वापस। ये सारे सेंट्रल एटम हैं। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा केस आ गया जिसमें होगा दोनों में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब? दोनों में अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो? मतलब जिसमें लोन पेयर हम लोग का बचा रह जाता है, उसी को मतलब सेंट्रल एटम वही होगा ना? जिसमें लोन पेयर बचा रह जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे जैसे एक सिंपल सी बात होगी, अगर NF3 दे दे तो लोन पेयर किस में बचता है? फ्लोरीन में ज्यादा है। एक सेकंड। लेकिन मेरे वे के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कम, ये सेंट्रल एटम। अच्छा, तो मैं तब तक गलत समझ रहा था। हाँ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। चलिए, यहां पर सब सेंट्रल एटम डिसाइड हो गए। आपको उसी वे में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल। सर, हाँ सर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसकी एटॉमिसिटी कम हो वो भी हो सकता है। ऐसे बोलना कई बार दिक्कत कर जाता है, अवॉइड कर। अच्छा सर। एटोमिसिटी यहाँ पे आपकी कार्बन की ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है। यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन की कम है, कार्बन की ज्यादा है। आप बोल रहे हो कम होने पे, लेकिन नाइट्रोजन की कम है, कार्बन की ज्यादा है। नहीं सर, अगर से कंपाउंड CH4 है तो इसमें 4 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। एटम्स कम हो तो ऐसा बोल। हाँ हाँ सर, उस सेंस में। अच्छा सर, बस एक बार आप फिर से वो रिपीट कर सकते हैं क्या, कि मतलब कैसे डिटरमिन करते हो? मैं एक्चुअली मतलब लेट से ज्वाइन किया था, इसलिए मेरे को थोड़ा कहाँ पे ज्वाइन किया था तुमने? थोड़ा मुझे बता दो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ। मैं जब आपने ये लिखा था वही, हाउ आपने लिख के क्वेश्चंस दे दिया था, हाउ टू ड्रॉ सेंट्रल एटम। हाँ सर।
सेंट्रल एटम ड्रॉ करने के लिए क्राइटेरिया क्या देखेंगे? अगर कोई भी एटम थर्ड पीरियड या हायर पीरियड से प्रेजेंट है, पीरियोडिक टेबल मैंने ड्रॉ कर रखी थी एक्चुअली। हाँ वही उस समय सो थर्ड पीरियड या हायर पीरियड से कोई भी एटम प्रेजेंट है तो वो सेंट्रल एटम होगा। लेकिन अगर दो ऐसे एटम आ गए तो क्या करेंगे? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको सेंट्रल एटम उठा लेंगे। ठीक है। एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स, जो पहले दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, उसको सेंट्रल एटम यूजुअली नहीं लिया जाता। कुछ रेयर केसेस में आता है लेकिन वो बताएंगे। ओके एक बार सर वो थर्ड पीरियड वाला फिर बोल सकते हैं? थर्ड पीरियड है उससे थर्ड पीरियड या हायर पीरियड से कोई भी एटम प्रेजेंट होगा तो वो सेंट्रल एटम डायरेक्टली हो जाएगा। ओके ओके सेकंड वाले में क्या करेंगे? अगर सिर्फ सेकंड पीरियड से सारे एटम प्रेजेंट हैं तो उस केस में चूज एटम विद लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो वो आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा। ये मैं सारे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपने शायद बना लिए होंगे, मेरे साथ एक बार ट्राई कर लीजिए, मैच कर लीजिएगा। ओके देखिए, किसी में कोई डाउट हो तो बोलिए साथ साथ। सर हाँ श्रेया बोलो। सम हर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में लोन पेयर नहीं दिखाते हैं ऑक्सीजन के। हाँ ऐसा क्यों होता है कि हम लोन पेयर कभी दिखाते हैं कभी नहीं दिखाते हैं? मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स में दिखाते हैं। दिखा दें तो कंप्लीट अच्छा स्ट्रक्चर बोला जाता है, नहीं दिखाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। ठीक है, एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हमेशा दिखाना जरूरी या हमेशा नहीं दिखाओ, आपकी मर्जी है। अगर आप उतने से भी समझ सकते हो कि थोड़ा बैंड स्ट्रक्चर दिखा दें तो उसका मतलब लोन पेयर होगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, आपके समझने पे है, आप कितनी बात से समझ आ रहा है उतने से ठीक है। ओके यस सर। यहाँ पर भी जो मैं रूल बता रहा हूँ कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मेजर स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई होंगे। कोई भी ऐसा मत करना कि हार्ड एंड फास्ट है ये मतलब यही है, ऐसा नहीं होता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा ये देखना है कि मेजर स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई हो रहे हैं, मतलब अगर आप अप्लाई करोगे तो काम दे देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा केस भी आ जाए जो गड़बड़ कर दे। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है केमिस्ट्री में, लगातार एक के बाद एक चीजें बदलती रहती हैं। तो यहां तक अगर हो गया तो मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। अब मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, इससे पहले एक और रूल लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। इफ बोथ, एक रूल लिख लो, इफ बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, if both oxygen and hydrogen are present, if both oxygen and hydrogen are present
in that case use them as OH fragment. In that case, use them as OH fragment. वर्ड लिख लो, एक फ्रैगमेंट, OH फ्रैगमेंट की तरह इसमें यूज करना है। मतलब क्या है, अब मैं मतलब समझाता हूं, अगर आपने लिख लिया हो तो। अगर और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दिखाई दे तो पहले दोनों के आपस में बॉन्ड बना दो, फिर बाकी चीजों के बारे में देखना। पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों दिखाई दे रहे हैं फॉर्मूला में, तो दोनों के आपस में ही बॉन्ड बना दो, और उससे क्या बन जाएगा, OH। ये एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल एटम के साथ। सिंपली ये बात है। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं H2SO4, H2SO4 मैंने यहां पर लिया, तो यहां पर क्या होगा, आपको 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, 4 ऑक्सीजन। पहले क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देंगे, मतलब आपके पास 2 OH बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे, और 2 ऑक्सीजन अब फिर से बच गए, तो उनको क्या दिखा देंगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, OH OH। स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं? ओके, यहां से अगर स्ट्रक्चर ये वाला होगा तो आप मुझे इन सब स्ट्रक्चर्स का बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं अगर नहीं होता है तो। H2SO3, H3PO4, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। H2SO4 हो ही गया आपका, HiO4, या ये इसको अवॉइड करोगे। ठीक है, इतने स्ट्रक्चर्स आप एक बार ड्रॉ करके दिखाओ। सर लास्ट वाला कौन सा है, HiO4? HiO4। जैसे ही हो जाए बताना मुझे।
नहीं हुआ क्या अब तक? देखिए हो गया सर। बता देते हैं। H2SO3 में सबसे पहले OH और एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए, मतलब S डबल बॉन्ड O, OH और एक लोन पेयर बच जाएगा। H3PO4 OH डबल बॉन्ड O। HClO4 Cl डबल बॉन्ड O और एक OH। HiO4 HClO2 HClO3 HClO। ये सारे स्ट्रक्चर हो गए। आप मुझे बताइए किसका कोई सा गलत हुआ? कुछ लोगों के कुछ तो गलत हुए होंगे। अच्छा सर एक बात पूछो क्या? हाँ जी बोलो। ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है सबके साथ? ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना है आशय? ग्रुप सर 6 है। 18 पीरियोडिक टेबल में अगर देखने जाओगे तो ग्रुप नंबर 6 याद नहीं। जाएगा। ग्रुप 6 या 16 दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। यस आपको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 6 तक पहुंच गया, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 8 पे पहुंच जाएगा। यस सर। ओ अच्छा सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। आप क्या सोच रहे थे वो बताओ। नहीं मतलब ये मैं सोच रहा था वो कोवैलेंट बॉन्ड है तो फिर मतलब ट्रिपल भी जब तक क्लोरीन के पास जितना अवेलेबल है उतना वो ले सकता है या दे सकता है, नहीं, इसलिए क्लोरीन के पास तो शेयर दे कर सकता सकता है, लेकिन सेकंड पीरियड से दिक्कत आती है। फिर वो ऑक्सीजन को भी म्यूचुअल होना चाहिए, वही भूल गया था। सेकंड पीरियड में दिक्कत आती है, थर्ड पीरियड से तो हो जाएगा ऐसे, लेकिन सेकंड पीरियड में दिक्कत है। यस सर HClO4 का कैसे होगा? एक्चुअली साइड एटम का, एक सेकंड रुको, साइड एटम का जो ऑक्टेट से ऊपर नहीं जाता है। सेंट्रल एटम ऑक्टेट से ऊपर जा सकता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, जितना मर्जी हो इलेक्ट्रॉन रखेगा, लेकिन साइड एटम 8 से ऊपर नहीं जाएगा। ओके हाँ, HClO4 का मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है आयुष। दिखा? सर किसी का ट्रिपल बॉन्ड से तो ज्यादा जाता ही नहीं है, और जिसका वैलेंसी 4 हुआ वो 4 बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और बोलो, वैलेंसी 4 हुआ तो 4 सिंगल बना सकता है, 2 डबल बना सकता है, 1 ट्रिपल 1 सिंगल बना सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना अध्या। हाँ। जैसे CO2 के अंदर कार्बन की वैलेंसी 4 है, दो साइड 2 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं डबल बॉन्ड के थ्रू। हाँ समझ गए। समझिए। नेक्स्ट एक और चीज बता रहा हूं, इतना अगर हो गया हो तो नेक्स्ट एक और चीज बता रहा हूं, ट्राई टू मेक स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल। ट्राई टू मेक स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बनाने की ट्राई करनी है, जो भी बनाओ ना सिमेट्रिकल बनाओ, चारों तरफ एक जैसा दिखाई दे। इसको कैसे यूज करूंगा? मान लो आपके सामने आ गया H2S2O7, इसका नाम होता है ओलियम। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब बड़ी दिक्कत, सर ये कैसे बना है, बड़ा अजीब सा हो गया। सेंट्रल एटम कितना हो गया? 2 सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है।
तो क्या करूं, 2 सेंट्रल एटम ले लूंगा, फिर मैं देखूंगा कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन, तो 2 OH अपने पास हो जाने चाहिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है 7 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन साथ मिक्स करके 2 OH बना देंगे। तो 2 OH मैंने यहां पर ले लिया, एक OH इस साइड, एक OH इस साइड। नेक्स्ट आप देखो कितना ऑक्सीजन बच गया, अब तो 5 ऑक्सीजन बच गया। 5 सिमेट्रिकली तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, 5 ऑक्सीजन सिमेट्रिकली 2 सल्फर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। फिर क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को बीच में डाल दो, 2 सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन से दोनों साइड एक एक बॉन्ड बना दो। अब अपने पास 4 बचे, अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, हर एक साइड 2-2 ऑक्सीजन दे दो, तो स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ आया? यस सर। मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, आपको ट्राई करने हैं, नहीं होंगे तो मैं बताता हूं। ट्राई करो। हाँ भाई, हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कोई बताया ही नहीं मुझे। सॉरी। ये कितने लोगों के ठीक थे दोनों? ये दोनों स्ट्रक्चर कितने लोगों के ठीक थे? सर मेरा फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। ओके। आयुष? हाँ सर, ठीक ठीक था मेरा। चलो।
सर हो गया, ये दोनों सही है। ये दोनों ठीक है। सर हाँ श्रेया बोलो। सर अभी आपने जो H2C2O7 जो हमने बनाया है H2C2O7 नहीं था, Cr2O7 था। हाँ सॉरी हाँ तो फिर सर इसमें जो है क्रोमियम जो है उसका 24 एटॉमिक नंबर है हाँ और उसका ग्रुप नंबर भी अलग है, तो इसमें तो वो वाला चीज तो चलेगा नहीं ना। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर क्या मैंने दिखाया है कुछ? नहीं तो चक्कर क्या होता है, लोन पेयर काउंट करने के लिए तो वो चीज यूज होती है, लेकिन ये थर्ड पीरियड से तो ऊपर ही है। डी ब्लॉक हाँ सर हो गया ना, हाँ पीरियड से तो ऊपर ही है, मतलब इसमें रूल तो थर्ड पीरियड वाले ही लगेंगे, मतलब साइड आइटम के डायरेक्टली अटैच कर देना है और कुछ नहीं करना है। बट सर इसमें जैसे कि हम पहले देखते थे कि उसके कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं और उससे फिर आउटर इसमें तो हो ही नहीं रहा है ये चीज। आउटर मोस्ट काउंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे पहले पीरियड से सेकंड, फिर डी ब्लॉक यहीं से शुरू हो जाता है, मतलब 23 वाला क्या हो जाएगा 3, 24 वाला वैनाडियम सॉरी यहाँ 21-22 से स्टार्ट होता है। 23, 24, मतलब ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 इसका आउटर मोस्ट में हो गया। हाँ सर समझा। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं था सभी। इतना हेलो कशिश माइक कशिश माइक ऑफ करो। ओके हाँ, तो यहां तक अगर आपका हो गया है तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू कर रहे हैं, इसी में हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कैसे होगा। पहला स्ट्रक्चर हम लोगों ने कौन सा बनवाया था, फर्स्ट स्ट्रक्चर आद्या, फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा था? श्रेया बोल दो, आप बोल दो। CO2 था। CO2 था। तो यहां पर क्या करना है, आप सबको तलवार चलाना है। आप सबको तलवार क्यों चलाना है, यहां पर देखोगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की ज्यादा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बॉन्ड के ठीक बीच में एक तलवार चलाऊंगा। तलवार चलाऊंगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तरफ शिफ्ट हो गए, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए, एक तो ऑक्सीजन का खुद का था, एक ऑक्सीजन पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा 2-, क्योंकि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन के पास चले गए। इस साइड भी ऐसे ही तलवार चलाऊंगा तो यहां पर ऑक्सीजन के पास 2- चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्टेड है ऑक्सीजन तरफ, और कार्बन पे ओवरऑल 4+ चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे ओवरऑल 4+ चार्ज आ जाएगा। आप तलवार चलाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज बॉन्ड्स को ब्रेक कर दो बीच से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसके पास चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, कार्बन पर से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज, जबकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है, इस वजह से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाएंगे हम लोग, ये हाइपोथेटिकली काम कर रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से हम काम कर रहे हैं। जो फाइनली आपके पास ऑब्टेन होगा चार्ज, उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ नहीं, तलवार चलाओ, सिंपली आप देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले गए, उस पर माइनस चार्ज, जिससे निकल के गए उस पर पॉजिटिव चार्ज, और इस वजह से जो चार्ज अटेन हुआ हर एक एटम पे वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई?
सर लास्ट स्टेटमेंट आप क्या बोले? जो भी चार्ज ऑब्टेन हुआ ना हर एक एटम पे, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अच्छा एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, अगला बताओ कुछ। PF3 ले लूं। यहां पर फोस्फोरस और फ्लोरीन के बॉन्ड के बीच में मैंने अगर तलवार चलाई तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे, परम बताएगा मुझे। अगर इन दोनों के बीच में मैं तलवार चलाता हूं तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाने चाहिए, परम बोलो। प्रणव, अरे प्रणव, परम, Yes, sir. Yes, sir. बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट होंगे अगर मैं यहां पर तलवार चलाता हूं तो? ठीक बीच में। The fluorine. फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ थे तो फ्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, फोस्फोरस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह तीनों बॉन्ड में तोड़ूंगा, फ्लोरीन पे हर बार माइनस चार्ज आता जाएगा, फोस्फोरस पे प्लस चार्ज आता जाएगा। तो फोस्फोरस पे नेट चार्ज हो गया +3, जबकि हर एक फ्लोरीन पे चार्ज हुआ -1। यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ आया? यस सर। तो सिंपली इसी वे में आपने अब तक जितने स्ट्रक्चर बनाए हैं हर एक सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। सर अभी? हाँ अभी जितने स्ट्रक्चर बनाए हैं हर एक स्ट्रक्चर का ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी से निकाल के दो मुझे।
सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? कार्बन है ना? ऑक्सीजन। अच्छा पीरियोडिक टेबल आद्या। हाँ वो 8 है उसका, याद है। हम्म। सर श्रेया बोलो। सर जो हमने बनाया था जैसे H4P2O7, इसमें हमने सिमेट्रिकली बनाया था, तो इसके दोनों फास्फोरस का तो सेम ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना? हाँ तो वहां पर कोई चार्ज नहीं आएगा, दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। हाँ हाँ ठीक बीच में रहेंगे तो दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन वापस चला जाएगा, कोई चार्ज नहीं। हाँ सर। सिंपली बीच में तलवार लगाई तो दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन आपका, उस बॉन्ड से कोई चार्ज नहीं आएगा।
हाँ जी, कितना हुआ अब तक आद्या? सर वो उस पे है जो S2 जिसमें 2 सेंट्रल एटम होता है उस पे। चलो करो लास्ट केस। उस पे टाइम है। हाँ हाँ, करो करो आराम से करो। सर H2CrO7 का आप बता दीजिए, मेरे से नहीं होगा। ओके, मैं एक एक करके सब कुछ ले रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आप बोलते जाओ एक एक करके, मैं पूछता जाऊंगा नाम लेके, आप मुझे बताते जाओ कि नेक्स्ट का क्या है, नेक्स्ट का क्या है, ऐसे चलते रहेंगे। तो आद्या फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट जो था अपना ClF3। ClF3 कितना कितना आया? F पे -1। F पे -1। क्लोरीन का कितना? +1। +1। कशिश आप नेक्स्ट बोलो। सर हाँ जी, सर ये सही है क्या? गलत है इसी वजह से ना, यहाँ पे +3 आएगा क्लोरीन पे। हाँ। F F F 3 अच्छा हाँ, +3। 3 बार प्लस आके +3 हो जाएगा ओवरऑल। कशिश नेक्स्ट बोलो। ये भी साइलेंट हो गई। आर्यन, आर्यन कोई कुछ बताएगा ही नहीं तो कैसे चलेगा। मुझे एटम बोलते जाओ कौन कौन से हैं। ClF3 से नेक्स्ट कौन सा है? SF4। SF4। यहाँ पे सल्फर का आया होगा +4, फ्लोरीन का -1। यस सर। सल्फर का +6, फ्लोरीन का -। अच्छा सर, ये तो मैंने कर लिया था, वो मेरे को लगा SO2F2 का बताना। SO2F2 भी सुन लो, ऑक्सीजन का -2 आएगा, फ्लोरीन का -1, सल्फर का +6 आएगा। SF4 मैंने कर लिया। ओके, नेक्स्ट बोलो कौन सा होगा? XeO2F2। O2F2 यहाँ पर कितना आया होगा? +6 आया होगा, जीनोन का, ऑक्सीजन का आया होगा -2, फ्लोरीन का -1। और बोलो। SO2 SO3। SO2 SO3। SO2 में आपका आया होगा +4, ऑक्सीजन का आया होगा -2, सल्फर का इस केस में आया होगा +6, ऑक्सीजन का -2। नेक्स्ट बोलो। XeF4। XeF4 +4 -1। XeF6। XeF6 में कितना आया होगा?
+6 -1 आगे PCl3 PCl3 +3 -1 PF3 PCl5 +5 -1 PF5 PF5 +5 -1 SbCl5 SbCl5 +5 -1 NF3 NF3 +3 -1 SiF4 SiF4 -1 +4 BF3 BF3 -1 +3 NH3 NH3 -3 +1 थोड़ा डिफरेंट है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। HCN HCN yes sir -3 +2 and +1 H2O 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 -2 +1 CH4 CH4 +4 -1 NF3 NF3 +3 -1 H2SO4 H2SO4 यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, ऑक्सीजन का -, सल्फर का +6, हाइड्रोजन का +1 H2SO3 H2SO3 ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +4, हाइड्रोजन का -1 H3PO4 H3PO4 फॉस्फोरस का +5, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन का +1 HClO4 HClO -2 -1 HClO3 HClO3 +5 -2 +1 ये +1 HClO2 HClO2 3 +2 1 HClO HClO -2 +1 +1 HiO4 HiO4 7 +7 -2 +1 H2SO नहीं H2O H2O7 H2S2O7 होगा। हाँ सॉरी सल्फर का +6 आया होगा, ऑक्सीजन का -2 आया होगा, हाइड्रोजन का +1 आया होगा। हाँ H4P2O7 H4P2O7 फॉस्फोरस का +5 आया होगा, ऑक्सीजन का -2 आया होगा, हाइड्रोजन का +1 आया होगा। H4P2O6 H4P2O6 +4 -2 +1 H2S2O6 अब मैं कुछ हटा रहा हूँ यहाँ से, ये इसको हटा देते हैं। हाँ H2S2O6 सल्फर का +5 आया होगा, -2 आया होगा, +1 आया होगा।
H2Cr2O7 H2Cr2O7 -2 +6 आया होगा और +1 आया होगा। यस सर। किस किस के गलत थे? सर वो उसका स्ट्रक्चर के साथ मेरा बता दीजिए H2Cr2O7 का। H2Cr2O7 CrOCr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अब देखो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? ऑक्सीजन पे, क्रोमियम पे? क्रोमियम पे। अरे कैसे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, क्रोमियम तो डी ब्लॉक के अंदर आता है, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ऑक्सीजन पे -1 क्रोमियम पे +1, यहां से 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे -2 क्रोमियम पे +2, यहां से वापस से एक बॉन्ड तोड़ा तो -1 +1 और यहां से -2 +2। नेट मिला के क्रोमियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 2 4 और 2 6 आ गया। आद्या सर आप तो बोले कि जितना आगे का एलिमेंट होगा उस पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इस हिसाब से तो क्रोमियम बहुत ज्यादा आगे है डी ब्लॉक में। ये कब हाँ? ये कब बोला? ये तो कब बोला ही नहीं मैंने। सर जैसे ऑक्सीजन और और कार्बन है तो उसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो क्रोमियम कहाँ लाई करता है? क्या? क्रोमियम कहाँ पर आता है? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक पहले आता है या फिर पी ब्लॉक पहले आता है? हाँ डी ब्लॉक में। तो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक की काफी कम होती है। हाँ HCN में जो है H पे -1 चार्ज नहीं होना चाहिए? HC ट्रिपल बॉन्ड N। हाँ सर। यहाँ से 3 बॉन्ड तोड़ो, नाइट्रोजन कितना आ गया? -3, कार्बन क्या आ गया? +3। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन की या कार्बन की? कार्बन। क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, हाइड्रोजन 2.1। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस बॉन्ड को तोड़े तो कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। हाँ सर। नेट मिला के कार्बन पे कितना चार्ज बना? +2। समझा, मैंने उल्टा किया था। प्रणव, आशय, आर्यन और कितने डाउट आए, कितने गलत आए, क्या क्या है कुछ बताओ। सर किसी में डाउट नहीं है सर, सब हो गया, सब ठीक हो गया। हाँ सर, बहुत आसानी था। प्रणव हाँ सर कुछ गलत थे। हाँ प्रणव सर कुछ गलत थे। कुछ गलत थे। यस सर। अभी डाउट कितनों में है? कुछ में डाउट है? नो सर। सब हो गए, चलो बहुत बढ़िया। आशा, आर्यन, हेलो आशय, आर्यन। यस कशिश का नेटवर्क प्रॉब्लम बोल रही है। चलो आशा, आर्यन कुछ डाउट है क्या? नहीं सर, अभी तो समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन सर वही है, इसमें मतलब पीरियोडिक टेबल आपको याद रहना चाहिए पूरा। हाँ वो याद रहना चाहिए, लेकिन है बहुत आसान अगर वो याद है, क्योंकि वो तो चाहिए ही चाहिए, पूरे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल चाहिए होगा। लेकिन उसके हम लोगों को ऐसे पूरा याद करना पड़ेगा क्या? देखो मैंने आपको बताया था क्या, एस ब्लॉक आपको पता होना चाहिए, पी ब्लॉक पता होना चाहिए और डी ब्लॉक का फर्स्ट पीरियड आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जरूरत है उसकी, बहुत ज्यादा जरूरत है। एक टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, 20 तक मोलिकुलर मासेस याद कर लेना, 20 तक। अच्छा सर, टेस्ट से याद है वो कल वाले टेस्ट का जो आंसर है सर वो कब? हाँ कुछ उसमें मिस्टेक था, एक मुश्किल क्वेश्चन भी मुश्किल था,
और एक क्वेश्चन मिस्टेक भी था, वो मैंने आप करेक्ट मतलब मुझे बस 4 मार्क्स है 40 में से। नहीं 8 है, मैंने चेक कर लिया था उसको। मार्क्स तो 8 हैं लेकिन परफॉर्मेंस खराब था क्योंकि सर आज टेस्ट लिख सकते हैं सर? टोटल मार्क्स कितने का था सर? टेस्ट आप लिख सकते हो, क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, आसान नहीं है। और डिफरेंट टाइप के, जस्ट आपको क्वेश्चन से एक इंट्रोडक्शन कराना था कि इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। मैट्रिक्स मैच है, मल्टीपल करेक्ट मैट्रिक्स मैच है शायद, और उसमें पैराग्राफ टाइप है और कुछ और भी होगा शायद, इंटीजर टाइप भी है। तो सबसे ज्यादा किसको आया है? अब मैंने अभी देखा नहीं सबसे ज्यादा किसको आया है। रिजल्ट में आज एक बार और अटेम्प्ट कर लो आप, ठीक है? कितने मार्क्स का है सर? 40 मार्क्स है। अच्छा, मार्क्स का टेस्ट है। और नेगेटिव मार्किंग है सर? नहीं है, अभी नहीं दिया है, लेकिन अच्छा ओके। लेकिन टेस्ट में क्वेश्चन के टाइप और क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, तो आप ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, सोच समझ के। यस सर। वो आसान आ सकता है, शायद हो सकता है कि उसमें कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हो। मेन टेस्ट जो सेकंड को होने जा रहा है वो रिलेटिवली थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। तो उसमें भी मैट्रिक्स रहेगा? उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिंपल मल्टीपल करेक्ट और इंटीजर टाइप है, मतलब सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप है। अच्छा सर, आज जब सब टेस्ट दे लेगा तब आप मैट्रिक्स बता दीजिएगा क्या? हाँ सर मल्टीपल करेक्ट है क्या उसमें, हो सकता या है, सिंगल करेक्ट? सिंगल करेक्ट मोस्टली शायद। नहीं, आज के क्विज में जो आपने कल क्विज दिया था उसमें सिंगल करेक्ट। हाँ हाँ पढ़ लेना, पैटर्न दे रखा है मैंने, ओके सर। लिख रखा है जो कुछ है वहां पे। चलिए एक बार ट्राई करो, एटलीस्ट आपको सब टाइप के क्वेश्चन देख तो लोगे। अब तक तो आपने क्वेश्चन देखे नहीं थे इस टाइप के, तो वो सब दिखाने के लिए मैंने एक बार आपको दिया था। नेक्स्ट चीज मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करते। पहला स्ट्रक्चर जो है वो है H3PO3। H3PO3 इस रूल को फॉलो नहीं करता। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन नहीं करते, सबके सब मतलब कंबाइन नहीं होंगे, दो तो कंबाइन हो जाएंगे लेकिन एक ऐसे रहेगा। ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है। एक और ऐसे ही मॉलिक्यूल है H3PO2। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, P डबल बॉन्ड O, दो हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से कनेक्टेड और OH। सर ये तो मतलब H के क्या साथ क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रहे डाल हैं, रहे सिमेट्री हो? वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा है इस चीज का क्या? सिमेट्री वाला नहीं, जो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे थे वो रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ओके अच्छा ओके समझ गया। सर ऐसा क्यों है? इसका लॉजिक तुम्हें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब शुरू करूंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा। है इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, लेकिन वो समझाने के लिए थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे, वो थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस ओके सर। तो ये दो स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, दो ये ध्यान रखने हैं आपको। एक जो आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम में पूछ डालता है। CrO5 का स्ट्रक्चर ये वाला होगा। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है, दो पंख हो गए, ऊपर की तरफ सर है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा लिख लो, दोनों तीनों चीजें जो जो बताया है।
कर लिया सर। हो गया? यस सर। अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ जाती है H2SO5, ऐसे केस में क्या करोगे? H2SO5 आ जाता है तो ऐसे केस में क्या किया जाए? यहां पे देखो, अपन यूजुअल से जाते जो अपना मेथड है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनना चाहिए था। मतलब सल्फर ने कितने बॉन्ड बना दिए यहाँ पे? 5। 8 8 8। 8। अच्छा हाँ 8। सल्फर ने यहाँ पर 8 बॉन्ड्स बना दिए, मगर सल्फर के पास आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 बॉन्ड तो नहीं बना सकता भाई। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम उतने ही बॉन्ड बना पाएगा। जी सर। तो ये 8 बॉन्ड तो नहीं बना सकता, मतलब ये गलत है स्ट्रक्चर। फिर सही क्या होगा? तो सही होता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। यहां पर 2 ऑक्सीजन आपस में ही कंबाइन कर जाते हैं और इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। 2 ऑक्सीजन आपस में ही कंबाइन कर गए हैं। ओके। H2SO5 को कारोज एसिड बोलते हैं। H2SO5 को कारोज एसिड बोलते हैं। अभी तक जो बताया था, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर थे, वो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अब जितने बनवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चन में आने, पेपर में आने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं। H3PO2, H3PO3, H2SO5, CrO5, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, ध्यान रखने हैं। कारोज एसिड इसे बोला जाता है। फिर ऐसे ही H2S2O8 होता है, H2S2O8। H2S2O7 देखा था आपने, उसी में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा डालना है। यहां भी पेरोक्साइड लिंकेज होता है। यहां भी आपका पेरोक्साइड लिंकेज आपको दिखाई देगा, और पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो सिमिलर होगा उस वाले स्ट्रक्चर से कुछ, दोनों पेरोक्सी एसिड्स हैं। पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इस एसिड का नाम होता है मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड। सर स्पेलिंग क्या है? एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, यही होनी चाहिए। हाँ ठीक है। सर ये जो बीच में डबल और सिंगल बॉन्ड बनाते हैं ना, हाँ, तो वो वैलेंसी पे ही डिपेंड करता है ना? वैलेंसी पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ और सब हम लोग एलिमेंट के साथ बना रहे थे तो डबल डबल ले रहे थे, और ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं तो उसको सिंगल ले रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, एक तो सल्फर के साइड से बना दिया, हाँ हाँ। साइड जो दूसरा ऑक्सीजन कंबाइन करेगा वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कंबाइन कर सकता है। मतलब लास्ट सेल में जितना भी वैलेंसी होगा उतना ही बॉन्ड बनाएंगे। बस 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 बस, बिल्कुल ठीक। ये साइड एटम के लिए वैलिड है आद्या, सेंट्रल एटम के लिए नहीं। सेंट्रल एटम कितने बना सकता है, बस जितना इलेक्ट्रॉन्स है उससे ज्यादा ना जाए। ओके, तो इस मार्शल्स एसिड हो गया।
अब आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, वो पूछ ले। H2S2O5 स्ट्रक्चर पूछा था। H2S2O5 का स्ट्रक्चर पूछा था आईआईटी में, क्या बनना चाहिए? सर बना लिए। बना लिए? सबका हो गया? हाँ सर। कितनों का सही है? गलत है। सबका गलत है, क्योंकि इसमें सिमेट्री का रूल फॉलो नहीं होता है। फिर कहोगे सर पता कैसे चला? तो एक्चुअली सीन क्या है, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था स्ट्रक्चर, और जिस बच्चे ने देखा हुआ था वो तो ड्रॉ कर देगा इसका ऐसे होता है, जिसने देखा ही नहीं कभी एनसीईआरटी वो कैसे ड्रॉ कर देगा? ओके। अच्छा सर, ये किसका है? H2S2O5। और सर उसका भी कोई स्पेशल नाम है सर? नाम नहीं है, स्पेशल नाम नहीं है। ओके सर। ओके, तो आईआईटी में आया था, ये ऐसे होता है। तो सर इस पे फिर वो रूल्स अप्लाई क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको क्या कहा था, कहीं भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अच्छा हाँ, बोला था ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये रूल्स। तो कुछ स्ट्रक्चर्स में फॉलो नहीं होते, तो कुछ मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, तो सर उस सबको याद रखना पड़ेगा ना? उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। वैसे एक दो बार देख लोगे तो माइंड में रहता है, इसका थोड़ा डिफरेंट है कुछ चीजें। चलिए आज का क्लास यहाँ एंड कर दें। यस सर। बाय सर। बाय। Hi, sir. थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर।